हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 08 का यूनिट 13 मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस का पॉइंट नंबर है 13.6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। Extraordinary General Meeting. All general meetings of the company other than the statutory and annual general meeting are called extraordinary meeting. Extraordinary general meeting is a meeting which is held between two annual general meetings. These meetings are called in emergency or on special occasions. This meeting is called to discuss some urgent स्पेशल बिजनेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो जितने भी जनरल मीटिंग्स होते हैं कंपनी के स्टैट्यूटरी और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स बोला जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होता है वो एक ऐसा मीटिंग होता है जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होता है, और ये मीटिंग को एक इमरजेंसी मीटिंग बोल सकते हैं, या तो कोई स्पेशल ओकेजन्स पे ये कंडक्ट कराया जाता है, कोई इमरजेंसी में ही इसे कंडक्ट कराया जाता है। मतलब ये मीटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी अगर अर्जेंट डिसीजन लेना है, अंडर डिस्कशन करना, अर्जेंट डिस्कशन करना है, जिसको कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल इशूज़ of debentures etc. All business transactions at such meeting is deemed to be special business. तो क्या होता है कि जो ऑल्ट्रेशन होता है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सारी चीज़ों के कारण, ऐसे कुछ कारण है और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कराया जाता है। तो जो भी बिज़नेस जो ट्रांजैक्ट करते हैं इस मीटिंग में, उसको एक स्पेशल बिजनेस की तरह डीम किया जाता है, स्पेशल बिजनेस की तरह माना जा सकता है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स ओन मोशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वाइजिशन of members or the requisitions themselves the company law board. तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है वो किसी के द्वारा भी कंडक्ट कराया जा सकता है इन चारों में से। सबसे पहला बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कब इसे कंडक्ट करा सकते हैं। Clause 48 of Table A states that the board may, whenever it thinks fit, calls an extraordinary general meeting. However, the board has to guess the resolution for convening सच मीटिंग। तो जो क्लॉज है 48 का टेबल ए में, वो ये बताता है कि जो बोर्ड है वो जब चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करा सकता है, जब उसको लगे कि नहीं अब इस मीटिंग का ज़रूरत है, अभी ऐसा कुछ है जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता एनुअल जनरल मीटिंग जो नेक्स्ट होगा उस तक, तो वो कभी भी इसको कंडक्ट कराया कर सकता है, लेकिन उसके मीटिंग के बारे में जो रिजोल्यूशन है वो कन्वे करना ज़रूरी होता है उसको। फिर नेक्स्ट है बाय द बोर्ड ऑफ रिक्वाइजिशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 ऑफ द एक्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन द रिक्वाइजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ members. The requisition letter for calling this meeting must be signed by members holding at least 1/10 of the paid up capital and having a right to vote on the matter of requisition. In the case of a company having no share capital, it must be signed by those members who have at least 1/10 of the total voting power. तो जो सेक्शन है 169 इस एक्ट का, उसके तहत क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी का तभी बुला सकते हैं जब जो रिक्वाइजिशन होता है कंपनी का, जो अदर मेंबर्स होता है उसके द्वारा अगर कोई रिक्वाइजिशन किया जाए, तब उनके द्वारा अगर बोला जाए तब। तो जो रिक्वाइजिशन लेटर होता है कॉलिंग का मीटिंग का, वो साइन किया जाना चाहिए मेंबर्स के द्वारा, उन मेंबर्स के द्वारा जिनका कि कंपनी में जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 1/10 होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको रिक्वाइजिशन का जो मैटर होता है उसमें उनके वोटिंग राइट भी उनको दिया हुआ होना चाहिए। वही मेंबर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए। अगर मान लीजिए कंपनी है जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेंबर्स होते हैं जिसका कम से कम 1/10 होता है टोटल वोटिंग पावर का, वो चाहे तो इससे कंडक्ट करा सकता है। अगर शेयर कैपिटल नहीं होता कंपनी का, तब उस केस में द रिक्वाइजिशन मस्ट स्टेट द पर्पस फॉर विच द मीटिंग इज रिक्वायर्ड
and it must be deposited at the registered office of the company. You must note that only such matter can be taken up at the meeting which is specified in the requisition. तो जो रिक्वाइजिशन होता है उसमें इस पर्पस को बताना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो मीटिंग है वो किस पर्पस से हो रहा है, और साथ ही साथ उसको डिपॉजिट भी करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस के पास कंपनी का। और साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि उस मैटर का ही मीटिंग हो सकता है जो कि रिक्वाइजिशन द्वारा स्पेसिफाइड किया गया, उसके अलावा कोई भी मैटर हो यहाँ पे मीटिंग में कंडक्ट उस मीटिंग में उस बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ अ वैलिड रिक्वेजिशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड विद इन 21 days मूव टू कॉल अ मीटिंग एंड द मीटिंग मस्ट एक्चुअली बी हेल्ड विद इन 45 days ऑफ द डेट ऑफ डिपॉजिट of the requisition. A notice of clear 21 days is necessary for the calling of extraordinary general meeting. A duty has been imposed on the management to disclose in an explanatory statement all material facts relating to every special business to enable the member to form a judgment on the business. तो जो रिसिप्ट होता है वैलिड रिक्वेजिशन का, तो उसमें क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कम से कम उनके पास 21 days होता है कोई भी मीटिंग को कॉल करने के लिए। पर जो मीटिंग होता है, जो डेट ऑफ रिक्वेजिशन होता है, जिस दिन वो डिपॉजिट किया था अपना रिक्वेजिशन को, उस दिन से लेकर के सिर्फ 45 days का ही टाइम होता है जिसके तहत मतलब जिसके अंदर में उसको मीटिंग कंडक्ट कराना ही पड़ता है। मतलब जिस डेट में वो सबमिट किया है अपना रिक्वेजिशन को, उसी डेट में वो उस डेट से लेकर के 45 days तक के बीच में हो जाना चाहिए। और साथ ही एक क्लियर नोटिस होता है 21 days का, जो कि नेसेसरी होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए। ऐसा नहीं कि आप आज रिक्वेजिशन दी आपका कल ही मीटिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 21 days मिनिमम चाहिए होता है, पर मैक्सिमम यहाँ पे 45 days बोला जा रहा है। तो क्या होता है कि जो ड्यूटी होता है वो इम्पोज किया जाता है मैनेजमेंट में, ताकि वो डिस्क्लोज़ कर सके एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जितने भी मटेरियल फैक्ट जो भी है उस स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड सारी बातों को अच्छा से उसको एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि जो मेंबर्स होते हैं वो अपना जजमेंट दे सके, वो अपना राय दे सके उस बिज़नेस से रिलेटेड। अब है बाय द रिक्वेजिशनिस्ट, if the board of directors fails to call the meeting within 21 days and the meeting is not held within 45 days of the deposit of the requisition, the requisitionists may themselves proceed to call the meeting, but the requisitionist must hold the meeting within 3 months from the deposit of the requisition. Such meeting must as nearly as possible be held in the manner as called by the board of directors. When the requisitionists call themselves a meeting, they may recover the reasonable expenses incurred from the company, and the company may deduct such amount from the amount of remuneration payable to the directors in default. तो बोला जा रहा है कि अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अगर मीटिंग 21 days के अंदर कॉल करने के लिए फेल कर जाते, वो 21 days के अंदर नहीं बता पाते कि कब मीटिंग होगा, और साथ ही साथ 45 days के तहत के अंदर क्या होता है कि जो मीटिंग है वो कंडक्ट नहीं करा पाते, जो डिपॉजिट किया गया था रिक्वेजिशन से उससे 45 days तक के लिए, तो जो रिक्वेजिशनिस्ट होता है वो खुद ही मीटिंग को कॉल कर लेंगे, मीटिंग कंडक्ट करवा लेंगे। पर क्या होता है कि जो रिक्वेजिशनिस्ट होता है वो मीटिंग तभी बुला सकते हैं जब 3 महीना हो चुका हो, मतलब 3 महीना जो होता है डिपॉजिट करने के बाद, मतलब जब रिक्वेजिशन जो सबमिट किया गया था, डिपॉजिट किया गया था, उसके 3 महीना के अंतर्गत उसको कराना पड़ता है। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास यहाँ पे 45 days का टाइम लिमिट दिया गया था, वहीं रिक्वेजिशनिस्ट के पास यहाँ पे 3 months का टाइम दिया गया है। तो जो मीटिंग है वो जल्द से जल्द पॉसिबल हो, जैसे मतलब पॉसिबल हो सके वैसे करा देना चाहिए, जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते, जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं वैसा ही मीटिंग कराना चाहिए। तो जब रिक्वेजिशनिस्ट जो है अगर वो मीटिंग कंडक्ट कराता है तो क्या कर सकता है, वो जो रीजनेबल एक्सपेंसेस जो होता है कंपनी के द्वारा इंकर किया जाता है, तो कंपनी उसका जो अमाउंट होता है ना, तो वो जो डायरेक्टर्स को डिफ़ॉल्ट जो अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पे किया जाता है उसमें से वो डिडक्ट कर लेगा। इफ़ द कंपनी इज़ कॉल्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट, if the meeting is called by requisitionist, it can only transact the special business for which it has been expressly convened. The resolution which are properly passed at such requisitioned meeting shall be binding upon the company. तो अगर मान लीजिए कि जो मीटिंग होता है वो रिक्वेजिशनिस्ट जो है वो कंडक्ट कराता है, तो जो भी ट्रांजैक्ट होगा वो क्या होता है सिर्फ स्पेशल बिजनेस के तहत ही हो सकता है, जिसके तहत ये जो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो रिजोल्यूशन होता है ना उसको प्रॉपरली पास किया जाना चाहिए उस रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग को लेकर के। फिर नेक्स्ट है बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। Under Section 186 of the Act, the Company Law
Board is empowered to call, hold or conduct such a meeting if for any reason it is impractical to call or conduct an extraordinary general meeting. The term impractical means not possible to call, hold or conduct the meeting in accordance with the provision of the Act and articles. For example, if the meeting cannot be called because of the rivalry of two groups. तो जो सेक्शन 186 होता है एक्ट का, कंपनी लॉ का, जो कंपनी लॉ बोर्ड होता है वो एम्पावर करता है कि कॉल करने का, होल्ड करने का, साथ ही साथ मीटिंग को कंडक्ट करने का। पर अगर मान लीजिए कोई इम्प्रैक्टिकल रीज़न हो जाता है, कोई सही रीज़न नहीं होता है कॉल करने का मीटिंग को या कंडक्ट कराने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, तो उस केस में वो मना भी कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बताया कि जैसे दो ग्रुप के बीच में राइवलरी चल रहा है, तो उस बीच में क्या होता है, अब उस चीज़ को लेकर के मीटिंग कंडक्ट कराएंगे जो कि एक्ट और आर्टिकल के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग नहीं है मीटिंग को कंडक्ट कराना, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो उस केस में जो मीटिंग है उसको इम्प्रैक्टिकल मतलब बोला जाता है, और साथ ही साथ मीटिंग कंडक्ट कराना, कॉल कराना, होल्ड कंडक्ट जो भी बोले वो पॉसिबल नहीं होता है। द कंपनी लॉ बोर्ड में ऑर्डर फॉर द कॉलिंग, होल्डिंग एंड कंडक्टिंग सच अ मीटिंग आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और on the application of any director of the company or of any member of the company who would be entitled to vote at the meeting. The company law board should use this power sparingly on being convinced that it is in the larger interest of the company. While calling a meeting, the company law board may give such direction as it thinks fit, including the direction that one member present in person or by proxy would constitute the quorum. तो जो कंपनी का लॉ बोर्ड होता है ना, वो ऑर्डर कर सकता है कि कॉल करने के लिए या होल्ड करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए ऐसा मीटिंग, या तो खुद के मोशन पे या खुद के मतलब चाहे तो, या तो फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं उसके एप्लीकेशन में, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उसके डायरेक्शन में कर सकता है, जो कि कंपनी में जो भी मीटिंग में वोट करने के लिए इंटाइटल्ड होते, कैपेबल होते, वो लोग के द्वारा सिर्फ जो इंटाइटल्ड होते, जो मेंबर्स इंटाइटल्ड होते हैं वोट करने के लिए, सिर्फ वो लोग के लिए। ठीक है, तो जो कंपनी का लॉ बोर्ड होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो स्पेयरिंगली कर सके और साथ ही साथ वो कन्विंस कर सके लार्जर इंटरेस्ट में कंपनी का। और मीटिंग को कंडक्ट कराने के दौरान, कॉल करने के दौरान जो कंपनी का लॉ बोर्ड होता है वो सच डायरेक्शंस मतलब वैसा कुछ डायरेक्शंस देता है जो कि उनके हिसाब से वो सही होता है, उनके हिसाब से जो फिट बैठता है उस कंडीशन में। जैसे कि डायरेक्शन देना कि जो एक मेंबर जो है वो प्रेजेंट है एक पर्सन के तौर पे, या तो प्रॉक्सी द्वारा जो कंस्टिट्यूट कराता है क्वोरम को, तो सारे कुछ जो है वो डायरेक्शंस वो देते हैं। लाइक एनी अदर जनरल मीटिंग, द नोटिस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मस्ट ऑल्सो बी गिवन एट लीस्ट 21 days बिफोर द date of the meeting, specifying the date, time and place of the meeting. The notice must also specify the special business to the transacted at the meeting. You should note that unlike an annual general meeting, extraordinary general meeting may be held on any day including a public holiday. The meeting may be held at a place other than the registrar office or the company or even outside the city in which the registrar office is situated. तो जो अदर जनरल मीटिंग होता है ना, मीन्स जो भी जनरल मीटिंग्स होता है उसी के जैसा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है वो 21 दिन में कम से कम दे देना चाहिए। जो भी मीटिंग का डेट होता है उससे पहले में 21 दिन के पहले बता देना चाहिए कि कब मीटिंग होगा, क्या टाइमिंग है, क्या प्लेस है, कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ें उनको बता देनी चाहिए। और जो नोटिस है वो एक स्पेसिफाई करता है कि जो स्पेशल बिजनेस होता है जिसके थ्रू मीटिंग हो रहा है, मीन्स किस कारण से मीटिंग हो रहा है उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो एनुअल जनरल मीटिंग के जैसा ये नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कभी भी हो सकता है। पब्लिक हॉलीडे में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो जो मीटिंग होता है वो एक मतलब ऐसा प्लेस में होता है, ठीक है, कोई भी जगह पे होता है, पर रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं होता है कंपनी का, ना ही सिटी के बाहर होता है, शहर के बाहर होता है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उससे बाहर भी नहीं होता है। तो ये था कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, उस सब चीज़ों के बारे में दिया जो भी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।